हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए, हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री की सीरीज एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज हमारी चल रही है। तो मैंने आपको इसका कक्षा 6 का और कक्षा 7 का पूरा इतिहास करवा दिया है, जो कि आपको सीधा जाकर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का इतिहास। मैंने क्लास 7 का आपको इतिहास पढ़ाया, उसमें काफ़ी जगह बताया कि क्लास 8 में मात्र आपके 6 चैप्टर हैं। नहीं, 6 चैप्टर नहीं है। अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे तो उसमें 10 है ना, और नई बुक्स में अब 12 चैप्टर आ चुके हैं। 2 पार्टों में डिवाइड है। ये जो PDF पढ़ाती हूँ, इस वाले ऐप में 2 पार्ट में डिवाइड है। 6 में दिए गए थे, तो मैंने एक पर तो गौर कर लिया था कि इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 चैप्टर, लेकिन दूसरे का ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैंने आपको 4-5 वीडियो में बता दिया है कि कक्षा 8 में 6 चैप्टर हैं, जो कि 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा 8 में आपके 12 चैप्टर हैं, जो कि 6 दिन में समाप्त होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब दूसरी चीज़, आप लोग एक बात ध्यान देना कि जितना इम्पोर्टेंट आपका 6 और 7 का नहीं था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्लास 8 का इतिहास है। देखिए, हर क्लास और हर सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो कक्षा 8 का आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कक्षा 8 में पूरा आपका आधुनिक इतिहास दिया हुआ है। आज़ादी तक का इतिहास दिया हुआ है, अंग्रेज़ों से आने से, अंग्रेज़ों से स्टार्ट होके, है ना, और 1947 तक का इतिहास आपका इसमें दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कक्षा 7 का आपका मध्यकालीन इतिहास था, तो वो वैसे इम्पोर्टेंट था मध्यकालीन के हिसाब से। कक्षा 6 में आपका बिल्कुल प्राचीन इतिहास दिया हुआ था, तो वो उस टाइप से आपका इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब ये आधुनिक इतिहास है, और आधुनिक इतिहास आपका इम्पोर्टेंट रहता ही है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना आप लोगों। और दूसरी चीज़, ये आपका क्या है? ये आपका है इतिहास। और अभी तक आपने अगर भूगोल नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके भूगोल देख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इतिहास आपको बोर ना लगे, इसलिए आप लोग पहले भूगोल कंप्लीट करिएगा, ताकि इतिहास आपको क्लियरली समझ में आए, है ना। तो चलिए देख लेना भूगोल, जो कि 6 से 12 तक का पूरा डिटेल करवाया हुआ है। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है 6 से 12 तक की। कोई आपको इधर उधर नहीं भागना है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही मैंने साइंस पढ़ाया हुआ है, तो साइंस में भी 6 से 10 तक का पूरा करवाया हुआ है। साइंस के तो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, है ना। तो जाके देख लेना। चलिए अब देखते हैं आगे चीज़ों को देखेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हिंदुस्तान का बढ़िया से चित्र दिया हुआ है ना। ये आपका इधर पे देखिए, ये दिया हुआ है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो बताइए कि मतलब तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण कितनी होती है। जैसे अभी तो आपको पता होगा, आपके दोस्त हैं, फैमिली है, घर में है ना, भाई बहन है। तो तारीखों से क्या है, आप सबका बर्थडे याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते कि नहीं? और भूल गए तो आप, यानी तारीखें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता ना हो तो आप बर्थडे कब मनाएंगे? आपको कैसे पता होगा आप कितने साल के हो गए? अंदाज लगा सकते हैं आप, 2-4 साल तो आपका इधर उधर हो जाएगा बर्थडे, है ना। तो तारीखें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, है ना। अगर हमें तारीखें याद हैं, अगर हमें बर्थडे डेट याद है, तो क्या है, हम अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को एनिवर्सरी विश करेंगे, सामने वाले को खुशी मिलती है, तो ये बर्थडे वगैरह आप विश करेंगे जब, है ना। तो डेटें तो महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार इतिहास में भी जो है डेट महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन चीज़ कब घटित हुई, कौन सा राजा कब आया, क्या इसका जो है क्रम है राजाओं का, कैसे पता चलेगा हमें कौन सा इसका पिता है, कौन सा इस राजा का बेटा है, कैसे पता चलेगा? तो उसकी जो कालक्रम है, जो डेट्स से हमें पता चल जाएगा। जो तारीख हैं, आपको याद है पिछले उसमें हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि तारीख का जो पर्यायवाची होता है, बहुवचन होता है, वो तवारिक होता है। याद है आपको? हिंदी में सीधा सीधा पूछेगा तारीख का बहुवचन, आप हो सकता तारीखें कर दें, है ना, तो गलत हो जाएगा, तारीखें नहीं होगा, तवारिक होता है। चलिए देखिए, अब देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो एक डेट डिसाइड की जाती है, भाई इस डेट को जो है इनको शपथ दिला दी जाएगी।
तो ऐसे ही राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, पता होना चाहिए ना हमें कि किन किन के बीच युद्ध हुआ, कब हुआ, कौन से सन में रहा। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल गलत है। किसने कह दिया इतिहास उबाऊ है? मैंने तो आपको बोल रखा है स्टार्टिंग में, पहले आप लोग भूगोल पढ़ लीजिए, इतिहास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप भूगोल पहले नहीं पढ़ते हैं फिर भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ बताइए कि तारीखें रटते चले जाओ, अगर इतिहास में से हम तारीखों को निकाल देते हैं तो क्या आपको कालक्रम पता चलेगा? फिर आप कहाँ भटकेंगे? फिर आपका अच्छा खासा रटना हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन राजा कब आया, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है? कैसे पता चलेगा? कौन राजा कब मुगल आए, कब गुप्त वंश आया, है ना? तो कैसे पता चलेगा? कौन किसके समकालीन था? पता ही नहीं चलेगा। तो तारीखें उबाऊ नहीं है, लेकिन अगर इतिहास में से तारीखों को निकाल दिया जाए तो इतिहास उबाऊ हो जाएगा अच्छा खासा। चलिए देखिए, हम इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। बिल्कुल, इतिहास क्या होता है? जो चीज़ें बीत चुकी हैं, अब हम नई जनरेशन में आ गए हैं, है ना? तो जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको हम इतिहास कहेंगे। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। पहले और बाद की, जैसे पहले ये चीज़ होती थी अब ये चीज़ नहीं होती है, ऐसे होता है ना बात है घर पे बैठ के। अरे हमारे घर में पहले तो चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन अब गैस से बनता है। पहले ईंधन से खाना बनता था, यानी उपले और लकड़ी से खाना बनता था चूल्हे पे। अब क्या होता है? पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब नहीं रहते। तो ये इतिहास ही तो है कि पहले क्या था, है ना? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ऐतिहासिक सवाल से ऐसा नहीं है अरे कल तो हमने ब्लैक टी पी थी तो ये आपका इतिहास हो गया। इस रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। कल हमने दूसरे कपड़े पहने थे, आज हमने दूसरे कपड़े पहने हैं। कल हमने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, आज हम और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में, हम रोज़मर्रा की चीज़ों में ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। यानी ये नहीं कहते कि कल हमने ब्लैक टी पी थी, आज हम दूध वाली चाय पियेंगे तो वो ब्लैक टी आपका ऐतिहासिक काल हो गया। नहीं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आम बात है। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, ये हमारे स्वभाव में है ना जी। जब हमारा मन करे हम ब्लैक टी पियेंगे, जब हमारा मन करे हम जौन सी ड्रेस पहनेंगे, जब हमारा मन करे हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मानो तो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। आज आप हुए, आप बड़े हुए, आपने देखा कि हम लोग चाय पीते हैं, समोसा बनता है, जलेबी बनती है ना, कॉफ़ी पी रहे हैं, रेल चल रही है, बस, ट्रेन, बाइक वगैरह, ये सब हो रहा है। तो क्या आपको पता है इन चीज़ों का आविष्कार कब हुआ? तो ये रहा आपका इतिहास, है ना। आज तो आपको ये चीज़ें मिल गई, लेकिन अगर आप दिमाग घुमाएंगे, चलाएंगे, तो क्या आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों का आविष्कार कब हुआ, है ना। तो ये चीज़ हमारे सामने निकल के आएगी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? बिल्कुल उठेगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह किया करते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिलती होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। तो होता है आपका इतिहास। चलिए देखें आगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। वैसा तो है नहीं कि आप जगह बस आपने बोला मम्मी चाय चाहिए और बस
पहले इससे पहले कोई चाय नहीं पीता था, आज के दिन आपको चाय मिल गई, मम्मी ने आपको चाय बना के दे दी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। धीरे धीरे चाय चलन में आई होगी, धीरे धीरे पता चला होगा कि ये जो पौधा लगा हुआ है पेय पौधा है, इसको हम पी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं पहले तो वो ग्रीन होती हैं, बाद में जो भी उनको मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, और जब भी हमारे पास दानेदार ब्लैक कलर की आती है चाय की पत्ती, है ना, चाय के दाने आते हैं जिस प्रकार के। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? अब देखिए, इतना बड़ा देश है, देश के अलावा इतनी बड़ी दुनिया है, आप कैसे कह देंगे कि किस दिन इस पर्सन ने चाय पीना शुरू किया था, किस दिन इस पर्सन ने समोसा खाना शुरू किया था? आपको तो नहीं पता होगी ना ये चीज़ें, कैसे पता होगा? हो सकता आज समोसा हमारे एरिया में बनता है, हो सकता है इससे पहले वो और कहीं बनता हो, हमें पता ही ना हो, क्योंकि पहले तो आपका यूट्यूब नहीं चलता था, पहले तो आपका नेट नहीं चलता था, तो इतनी जल्दी सेकंडों में खबरें हम तक कैसे आएंगी जैसे अब आ जाती हैं। अब तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। अवधि की बात कर लेते हैं, 10 सालों के बीच की, 20 सालों के बीच की, कि हाँ हो सकता है इस सन में इस चीज़ का स्टार्ट हुआ, इस चीज़ की चलन हुई, जब भी खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए हैं। एक दिन में हमें बदलाव नहीं दिखेगा, हम नहीं बता सकते कि हाँ 25 मई से चाय पीना शुरू हो गया था, बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों रखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल को राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी राजा ने, वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो तिथि बताई जाती है, आपकी ये नहीं बताई जाएगी कि हाँ 25 मई को राजा ने युद्ध लड़ा, हाँ 26 मई को राजा मर गया, इस प्रकार से नहीं आपको पता चलेंगी चीज़ें उस समय की, है ना। हालांकि अगर आप आज की बात करें तो आपको आज तो पता चल जाएगा कि हाँ इस तारीख को ये चीज़ हुई, इतने बजे हुई, इतने सेकंड पे हुई। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि यूट्यूब पे या गूगल पे या आप कहीं भी बात करें तो मिनटों का सेकंडों में आपको जो है लाइव घटनाएं दिख जाती हैं। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। तो इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, यानी कौन सी फसल उगाते थे, वे क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतिहासकारों ने लिखा, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो ये चीज़ें इतिहासकारों ने नोट करी। तो ये तो आपका आधुनिक इतिहास है, तो आपको काफ़ी चीज़ें इधर पर मिलेंगी देखने को, काफ़ी समय जो है तारीखें मिल जाएंगी, अवधि मिल जाएंगी, तिथि मिल जाएंगी। लेकिन अगर इससे पहले आप बात करें मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास का तो हमें क्लियर ही नहीं है किसी चीज़ का, उसका तो क्लियर ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई। बस ऐसे ही बोल दिया, हो सकता बाढ़ से समाप्त हो गई हो सकता भुखमरी से समाप्त हो गई हो, है ना, हो सकता सब लोगों ने पलायन कर दिया हो। तो मतलब अपने अपने विचार हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आप आधुनिक इतिहास की बात करें तो हमें तारीखें मिल जाती हैं, तो हमें चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। अब देखिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, किन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए 2 मई है, ठीक, 2 मई है, महत्वपूर्ण है क्या? आज का दिन है, महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन अगर आपका बर्थडे है, जैसे मेरा बर्थडे 22 जनवरी, तो ये 22 जनवरी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आई बस समझ में आपको? तो कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। एक से एक गवर्नर जनरल आए, उनका शासनकाल आपको बताया जाएगा, अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इतिहास। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का 1773 में आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, पहला था। और आखिरी वायसराय बना था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये खत्म हो गई ये चीज़ें। अब देखिए बीच बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, जैसे देखिए हेस्टिंग, बेलेजली, वेंटेक, डलहौजी के बाद आया आपका कैनिन, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। तो देखिए 1773 में पहला बना हेस्टिंग, ठीक है, और इसके बाद आपको आज़ादी मिली 1947 में। आई बात समझ में आपको? जो कि आपका लास्ट रहा माउंटबेटन वायसराय। और अगर आप इंडिया की बात करें, ये तो आपका इंग्लिश का हो गया, यानी जो माउंटबेटन रहा ये इंग्लिश, और जो हिंदुस्तान का रहा वो कौन था आपका? सी राजगोपालचारी बने थे, ठीक है, सी राजगोपालचारी बने थे, जो कि भारतीय थे, याद रखना। तो देखिए 1773 से लेके 1947 तक आपका जो समयकाल रहा, इसमें कई गवर्नर जनरल आए, कई वायसराय आए गए, किसका कितना काल रहा, तो एक एक चीज़ें तो हमें डिटेल में पता नहीं होंगी, लेकिन क्या पता होगा कि जितने गवर्नर जनरल ने, जितने वायसराय ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जिनको याद करना जरूरी है, तो बताया जाता है कि ये इसके कालखंड में हुआ था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से गवर्नर जनरल आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखिए आगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। चलिए देखते हैं, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? देखते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान देते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह ध्यान देंगे। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्ययनों में बांट देते हैं, है ना। अगर आज आप बात करें कि जैसे फैमिली की बात कर लें कि हाँ हमारे दादाजी के समय पर ये काम हुए थे, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, या हमारे पापा के जो हैं दादाजी रहे, तो हाँ मतलब ऐसा होता है कि हाँ ये चीज़ तब की है, ये जगह ज़मीन हमारी तब की डली हुई है, उन लोगों ने हमारी फैमिली के पुरखों ने खरीद के रखी थी। तो क्या था, कालखंडों में बांट दिया कि हाँ ये चीज़ उस समय की, इस चीज़ उस समय की, इस तरीके से। तो ऐसे ही आपका इतिहास है। तो देखिए ऐसा हम इसलिए किया करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी हम अच्छे से उसको पढ़ सकें। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, है ना, और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन की इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण रहेंगी, इसलिए हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। चलिए देखिए, ये तो महत्वपूर्ण रहीं, और जो आगे चीज़ें रहीं तो आगे और महत्वपूर्ण रहेंगी। देखिए इसको हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, कैसे तय करें। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल आए,
और इन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया। इन्होंने बोला ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया। अंग्रेज जो हैं इंडिया के इतिहास को 3 ही कालखंडों में बांटते हैं। उनका कहना है इंडिया में पहले हिंदू राज्य था, यानी हिंदू राजा राज्य करते थे, फिर मुगल वगैरह आए तो बोले कि मुस्लिम राज्य हो गया, और फिर बोलते हैं ब्रिटिश। तो ये 3 कालखंड इन्होंने बांट रखे हैं। तो अंग्रेज इंडिया के इतिहास को ऐसे ही बांटते हैं, याद रखना। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो अभी तो नहीं है फिलहाल में समस्या। बाकी हम तो जो इतिहास अपना पढ़ते हैं वो हिंदू मुस्लिम से अगर आप बांटेंगे तो इसमें धर्म वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। इसलिए हम लोगों ने आधुनिक, मध्यकालीन और प्रारंभिक इतिहास इस टाइप से इसको बांट रखा है। चलिए देखिए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता है कि सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज्य चलता था। जो उन लोगों ने देखा वो उन लोगों ने बताया। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। तो था इंडिया में, आज भी है ना। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राय पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। यानी जो धर्म और जातिगत यहाँ पर विवाद चलते थे वो ब्रिटिश लोगों ने देखे। उनका कहना है कि मील ने जो बात कही है, मील बोलता है कि भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था ब्रिटिश, लेकिन सभ्यता की राह पर ले जाने के लिए ज़रूरी था यूरोपीय शिष्टाचार, यूरोपीय कला, यूरोपीय संस्थान और यूरोपीय कानून पूरा इंडिया में लागू होना। तो ये चीज़ थी। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी सीधी बात है, लोग बोलते थे भारत के लोगों को कि अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए लोग ये चीज़ कह रहे हैं। उनका मानना है कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। चलिए देखेंगे। हाँ, नहीं कर पाता, सच में नहीं कर पाता, क्योंकि एक दूसरे से लड़ झगड़ के मर रहे थे लोग। आंखें तब खुली जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से अच्छा खासा कब्जा कर लिया। तब इंडिया के ऐसे लोग निकले कि नहीं, अब हमें देश चाहिए। तब जाके देश आगे बढ़ा। आगे देखिए, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? चलिए देखिए, अपनी अपनी सोच समझ है। आगे देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर पर हिंदू और मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। चीज़ें बदलती रही। अगर आप प्राचीन भारत की बात करें, है ना, आपने कक्षा 6 का इतिहास पढ़ा तो उसमें उतनी चीज़ें नहीं थी कि हाँ ये जाति प्रथा लागू होगी या छुआछूत। सब लोग एक समान रहते थे। बौद्ध जैन धर्म की अगर आप बात करें तो बिल्कुल एक जैसा रखते थे सबको। न लिंग भेद, न जाति भेद, न ऊंच नीच का भेद। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, धीरे धीरे बदलाव आते गए। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन,
आधुनिक में बांटते हैं। तो ये तो हम पढ़ते हैं। ये किसने सुझाया हुआ है? ये हमारे भारतीय इतिहासकारों ने सुझाया हुआ है। और अंग्रेज क्या सुझाते थे? अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या सुझाया? हिंदू शासन, मुस्लिम शासन, फिर ब्रिटिश शासन। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है आधुनिक काल को। इनके लिए मध्यकालीन समाज में समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषता नहीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणाओं के बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं? नहीं। हम लोगों ने जो हम आधुनिक इतिहास बोलते हैं, आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि विज्ञान पे जोर दिया या लोकतंत्र पर जोर दिया। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसी को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो अब देखिए औपनिवेशिक क्या है। जब इतना बड़ा शब्द आया है तो उसका अर्थ क्या है, समझिए इसको। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर दबाव डालने के साथ साथ वो बोले हमारी संस्कृति को अपनाओ, है ना। जैसे उस समय पे अपने यहाँ पे जीन्स जो है कोट पैंट नहीं पहनते थे, तो अंग्रेज बोले आप कोट पैंट पहनो, तो ये हो गया उनका संस्कृति का दबदबा। आप हिंदी मत बोलो, इंग्लिश बोलो, है ना। उनके तरीके से खाना खाओ, उनके तरीके से बिजनेस करो। यानी एक देश का दूसरे देश पर दबदबा होता है। अगर हर एक चीज़ का आर्थिक दबदबा हो जाए, सांस्कृतिक दबदबा हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण। क्या बोलेंगे इसको? औपनिवेशीकरण। तो देखिए औपनिवेशिक क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो दबा ही चुके थे लोग, ठीक है। राजाओं को अपने तरीके से चलाते थे, अपने तरीके से टैक्स लेते थे, अपनी तरीके से कठपुतली टाइप का राजा को बिठा देंगे, है ना, दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये हिंदुस्तान का राजा बैठा हुआ है इस जगह पे। लेकिन चलता किससे था? अंग्रेजी शासन उसको चलाता था। तो ये दबदबा ही है। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल लिया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए? काफ़ी बदलाव आए। जब एक देश, इधर से देखिए, इधर से इम्पोर्टेंट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या बोला? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि औपनिवेशिक क्या होता है। जब हम दूसरे देश के दबदबे में अपनी चीज़ों को बदलाव करें तो वो औपनिवेशिक चीज़ें हो जाती हैं। चलिए देखेंगे, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन दबदबों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। अब एक ही ढंग से कैसे करेंगे? इसलिए इस किताब में हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित, हमारे अतीत यानी हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, कई अतीत हैं हमारे, एक नहीं है, इस चीज़ को बता रहा है। चलिए देखेंगे हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करते हैं। प्रशासन जो होते हैं, जैसे राजाओं के दरबार में लोग बाग लिखा करते थे चीज़ों को कि अरे इस राजा ने ये वाले तो जीत लिया, है ना, तो वो आती थी चीज़ें, तो वो रिकॉर्ड हो जाता था, यानी अभिलेख बन जाते थे। तो वो अभिलेख इतिहासकारों को मिले हुए हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के लिए चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई।
अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आज भी यही चीज़ें हैं ना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी होती थी। चल देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती हैं। उन्हें खुशनवीसी, अब इस चीज़ को देखिए थोड़ा, खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, मतलब जो खुशनवीसी में माहिर थे। खुशनवीसी का अर्थ होता है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखना। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस शब्द को, है ना। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा खुशनवीसी जो है इसका अर्थ क्या है, तो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखना खुशनवीसी कहलाता है। तो अभिलेख जो लिखे जाते थे वो खुशनवीसी तरीके से लिखे जाते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का वर्तमान देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाने लगा। सर्वेक्षण किए गए तो इस चीज़ों का पता लगा। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की जानना बहुत ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा हो जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, पेड़ पौधों के बारे में, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण, मतलब हर तरीके के 19वीं सदी में सर्वेक्षण होने लगे। चलिए देखिए कितना बचा। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। बस थोड़ा सा बचा तो देखिए रखिए। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, क्या पता चल गया, क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारे ये सारे जो हैं सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, जो आम जनता थे, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। हमें नहीं पता था वो लोग कैसे रहते थे, आम जनता का हमें कैसे पता होगा। ये जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, ये सब चीज़ें तो सरकारी जगहों पर मिली हैं, तो यानी सरकारी अफसर इन चीज़ों को सोचते थे। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होगा। सरकारी रिकॉर्ड आपको इसलिए जल्दी मिल गए क्योंकि वो आपको एक जगह पर पता है आपको किधर मिल जाएंगे। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा।
तो लिखने लगे थे लोग बाग, और लिखने लगेंगे तो लिखित में हमें चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब लोग किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। कैसे पता करेंगे, वो लोग तो अनपढ़ थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका कुछ खास नहीं था, हो गया है। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आंसर नए वीडियो में, जब क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊँगी, है ना। अब इसमें आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो या तो ये 12 दिन में हो जाएंगे, या फिर हो सकता है आपके 6 दिन में समाप्त हो जाएं। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा तो इसमें क्या होगा कि एक चैप्टर की 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी हम लोग एक दिन में 2-2 वीडियो कर रहे थे, अब हो सकता है ऐसा हो जाए कि एक चैप्टर की 2-2 वीडियो बनानी पड़े। अगर 1 घंटे से ऊपर वीडियो जाएगा तो 2-2 वीडियो बनाएंगे, तो क्योंकि समझना तो है ही। देखिए डिटेल में जल्दी जल्दी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, है ना। जब चीज़ें हमें डिटेल में समझ में आएगी तो वो अच्छे से याद रहेंगी हमेशा, और जल्दी जल्दी ऐसी खिसका दी जाएंगी तो फिर आपको भूल जाएंगी। तो चलिए अब नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।